गुड मॉर्निंग। कॉग्निटिव प्रोसेस चैप्टर की एक्सरसाइजेस देखते हैं, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। फर्स्ट वन है, व्हेन वी सेलेक्ट फ्यू स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड ब्रिंग देम इनटू द सेंटर ऑफ आवर अवेयरनेस, इट इज़ कॉल्ड। आंसर विल बी अटेंशन। देखिए, हमको इन्वायरमेंट से कंटिन्यूसली बहुत सारे स्टिमुलाई मिलते रहते हैं। हमारे जो सेंसेस है वो हमेशा स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, लेकिन हम वो सारे को ही सारे से ही अवेयर नहीं होते। ये सभी को हम रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, सभी को सिलेक्ट नहीं करते हैं। जो हमारे अवेयरनेस में आते हैं, जिनके लिए हम अटेंटिव होते हैं, तो ये जो प्रोसीजर होता है, ये जो प्रोसेस होता है, ये अटेंशन कहलाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, आइवन पेवलो इज़ नोन फॉर एक्सप्लेनिंग लर्निंग बाय क्लासिकल कंडीशनिंग। आइवन पेवलो साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का कंसेप्ट दिया था। थर्ड वन, व्हेन वी ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ग्रुप देम एंड गिव सम मीनिंग, द प्रोसेस इज कॉल्ड। आंसर विल बी परसेप्शन। जब हम इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को हासिल कर इन्वायरमेंट से जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली, हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको ग्रुप करते हैं, फिर उसको कोई मीनिंग देते हैं। जैसे आपके सामने कोई पेड़ है, तो आप देख रहे हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं और स्टेम है, आप वो सारी चीज़ों को ग्रुप कर रहे हो। अभी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये स्टेम है, ब्रांचेस है, उसकी लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट है। आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन को ग्रुप किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, फिर उसको ग्रुप किया, फिर आपने उसको मीनिंग दिया कि हाँ, ये आम का पेड़ है, ये अनार का पेड़ है। तो ये जो हुआ, ये सारा जो प्रोसेस हुआ, ये परसेप्शन कहलाता है। फोर्थ है, इन ऑपरेंट कंडीशनिंग द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड ऑन रैट। रैट पे ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट स्किनर ने किया था रैट पर। फिफ्थ वन है, द चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस इज़ नोन एज लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? जो हाँ, परमानेंट रिमेम्बरेंस को आप लर्निंग कह सकते हैं कि जब आप कोई चीज़ को प्रैक्टिस करते हो, चीज़ें आपको परमानेंटली याद हो जाती हैं और आपके बिहेवियर में जो चेंज होता है, दैट इज़ लर्निंग। ये परसेप्शन नहीं है, ये थिंकिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आंसर ब्रीफली इन 30 to 40 वर्ड्स। फर्स्ट वन है, व्हाट इज़ फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। देखो, एक तो अटेंशन होता है कि आप किसी चीज़ के लिए अटेंटिव होते हैं, आप किसी चीज़ वो आपका सेंटर ऑफ फोकस होता है, तो ये अटेंशन हो गया। फ्लक्चुएट कैसे होता है? Attention keeps oscillating like the pendulum of the clock. We cannot pay attention to a single stimulus for a long period of time. जो अटेंशन है वो एक पेंडुलम की तरह ऑसिलेट होते ही रहता है, जैसे जो क्लॉक का, वॉच का पेंडुलम होता है ना, ऑसिलेट होते ही रहता है, हिलते रहते हैं। तो ऐसे ही आपका अटेंशन भी फ्लक्चुएट हमेशा होते ही रहता है। हम किसी भी स्टिमुलस पे बहुत देर तक के अटेंशन पे नहीं कर सकते हैं। उसका सर्टेन टाइम लिमिट होता है, कितनी देर तक कि हम एक स्टिमुलस पे अटेंशन पे कर सकते हैं, और हमारा अटेंशन इधर से उधर दूसरी चीज़ों की तरफ में फ्लक्चुएट होता है, शिफ्ट होता है। तो यह जो है, आर अटेंशन शिफ्ट्स टुवर्ड्स अदर स्टिमुलस फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए टाइम एंड कम बैक टू द ओरिजिनल स्टिमुलस। जैसे अभी मैं आप लोगों को ये आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन मेरे सामने लैपटॉप रखा है, मेरा फोकस उस पर है, मोबाइल पे मेरा फोकस है। फोकस मतलब उस तरफ भी मेरा ध्यान जा रहा है, और जो और भी मेरे सामने और बहुत सारी सामान रखी है, बुक्स रखी, कभी मेरी उस पर नज़र पड़ रही है, कभी मैं लैपटॉप पे देख रही हूँ, कभी मैं मोबाइल पे देख रही हूँ। तो कैसे, तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में मेरा अटेंशन शिफ्ट हो रहा है, अपना अटेंशन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में शिफ्ट होता है। फ्रैक्शन आपका अटेंशन का ड्यूरेशन कितना होता है, ये हमने वो चैप्टर में देखा है, कॉग्निटिव प्रोसेस की जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम देख रहे थे। तो आप वहाँ से जाके फिर से उसको देखिए और उसको याद रखिए। तो ये जो होता है, आपको जो आप अलग अलग स्टिमुलस पे शिफ्ट करते हो अपने अटेंशन को, ये जो चीज़ है, ये फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन है। होपफुली आपको समझ आया होगा अच्छे से। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके। सेकेंड क्वेश्चन है, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ टॉप डाउन प्रोसेसेस इन परसेप्शन।
परसेप्शन हमने देखा इसके पहले वाले ही क्वेश्चन में कि परसेप्शन क्या होता है कि हम जो इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको ग्रुप करते हैं, उसको मीनिंग देते हैं, तो ये परसेप्शन है। अभी इसमें टॉप डाउन प्रोसेस कैसा है, टॉप डाउन परसेप्शन कैसे होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे। ये मैंने सिर्फ समझने के लिए ऐड किया है। अगर आपका 2 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू डोंट नीड टू राइट द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन। आप सिंपली टॉप डाउन परसेप्शन, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली सिर्फ उसके एग्जांपल्स लिख सकते हो, उतना ही आप लिखो काफ़ी है। लेकिन यहाँ पर आपको समझ तो आना चाहिए कि एक्चुअली टॉप डाउन परसेप्शन होता क्या है, तभी तो आप उसके एग्जांपल समझ पाओगे, इसलिए मैंने इसको ऐड किया। तो देखते हैं आंसर में क्या लिखा है। If we pay attention to each of our senses all the time, our senses would be overwhelmed। देखो हमारे जो सारे 5 ऑर्गन्स के सेंसेस, जो 5 सेंसेस हमको आते हैं, तो अगर हम हर किसी पे अटेंशन एक ही साथ हम सारी चीज़ों पर अटेंशन देने लगे, जितने भी स्टिमुलस हमको मिल रहे हैं, तो हमारे सेंसेस ओवरवेल्म होने वाले हैं, सब गुडमुड हो जाने वाला है, हम कोई चीज़ को समझ नहीं पाने वाले हैं। देयरफॉर इसलिए मैनी टाइम्स आवर ब्रेन यूजेज द कंटेक्स्ट और जनरल नॉलेज वाइल परसीविंग ए पर्टिकुलर स्टिमुलस। इसलिए जो आसानी के लिए हमारा जो ब्रेन है वो हम जो स्टिमुलस को परसीव कर रहे हैं उसको जनरल नॉलेज में या फिर वो किस कंटेक्स्ट में आया है हम उसको देखते हैं, हमारा ब्रेन उसमें उसको इंटरप्रेट करता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज ए टॉप डाउन प्रोसेसिंग। तो ये जो प्रोसेस होता है कि आप स्टिमुलस को किसी कंटेक्स्ट में देख रहे हो या जनरल नॉलेज में देख रहे हो, ये जो प्रोसेस होता है ये टॉप डाउन प्रोसेसिंग कहलाता है। When we utilize top down processing, our ability to understand information is influenced by the context in which it appears। जब हम टॉप डाउन प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी है, इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी है, ये वो किस कंटेक्स्ट में अपीयर हुआ है इससे इन्फ्लुएंस होती है। अभी एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो नीचे जो पिक्चर दिख रही है, जो फर्स्ट 2 पिक्चर मैंने साथ में क्लब की है 2 एग्जाम्पल के लिए। पहली वाली आप देखिए, ए लिखा है, फिर उसके बाद में बी लिखा है, फिर उसके बाद में सी लिखा है। देखो ए है, साथ में सी है और बीच में बी है। आप उसको बी भी पढ़ सकते हो और आप उसको 13 भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप उसको क्या पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से आप में से ज़्यादातर लोग उसको बी ही पढ़ेंगे, बी ही इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि वो ए और सी के कंटेक्स्ट में आया है। लेकिन अगर हम उसको 13 बोलते हैं तो वो गलत होता है क्या? नहीं, वो गलत नहीं होता, 13 भी वो सही है, लेकिन वो ए और सी के कंटेक्स्ट में आया है, इसलिए हम उसको बी पढ़ रहे हैं। तो ये जो आप कंटेक्स्ट में देखते हो, जो आप जिस तरह से वो अपीयर हो रहा है, उसका जो कंटेक्स्ट है, आप अगर उसमें देखते हो तो ये जो प्रोसेस होता है ये टॉप डाउन प्रोसेसिंग होता है। अभी देखो बिल्कुल सेम ही लिखा है, वैसे ही वो 1 3 या बी, आप उसको जो भी समझे, बिल्कुल वैसे ही दूसरी पिक्चर में लिखा है 12, फिर उसके बाद में सेम फिगर बना है और उसके बाद में 14। अभी आप यहाँ इसको बी पढ़ेंगे क्या? यहाँ पर आप उसको 13 पढ़ेंगे, क्योंकि ये 12 और 14 के कंटेक्स्ट में आया है, ये नंबर के कंटेक्स्ट में आया है, तो इसलिए आप उसको 13 पढ़ेंगे। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये टॉप डाउन प्रोसेसिंग होता है। अब जैसे आप फल की दुकान पर जाते हो तो फल वाले ऐसे जो लगा के रखते, फ्रूट्स जो लगा के रखते हैं, तो सामने से वो सारे फ्रूट्स अच्छे दिखते हैं। तो आप क्या समझते हो कि ये सामने से अच्छे दिख रहे हैं, मतलब ये पीछे से भी, यानी ओवरऑल ये फ्रूट्स अच्छे ही होंगे। ऐसा ये टॉप डाउन प्रोसेसिंग के ज़रिए होते हैं कि आप उसके कंटेक्स्ट में देखते हो कि हाँ सामने से अच्छा दिख रहा है, मतलब पीछे से भी अच्छा ही होगा, ओवरऑल ये अच्छा ही होगा, आप ऐसे अज्यूम करते हैं। हो सकता है कि आप जब उसको परचेज़ कर लें, आप घर आकर देखें तो वो, या आप उसको वहीं पर निकलवा के देखें तो वो पीछे की साइड से डैमेज हो सकता है, वो पीछे की साइड से वो फल ख़राब हो सकता है। लेकिन पहली नज़र में तो आप यही समझते हो आपके टॉप डाउन प्रोसेसिंग के कि ये पूरा फ्रूट अच्छा है। ये जो प्रोसेस होता है ये टॉप डाउन प्रोसेसिंग होता है। होपफुली आपके अच्छे से समझ आया होगा। दूसरी एग्जांपल तो मैंने एक्सप्लेन आपको कर ही दी है, फिर भी मैं यहाँ से रीडिंग कर लेती हूँ उसकी। You see the number 12, the number 14 and then what appears in between, the number 13। हमने ऊपर इसको B पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम इसको 13 पढ़ रहे हैं। और at least that's what your brain says when you come across it। After a closer look you realize you are looking at a capital B। जब हम उसको करीब से देखते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि वो कैपिटल B है।
योर ब्रेन चूज ए नंबर फर्स्ट ड्यू टू द कंटेक्स्ट ऑफ वॉट यू आर सीइंग। लेकिन पहले हमने उसको 13 पढ़ा, आपके ब्रेन ने उसको पहले 13 चूज़ किया। क्यों? क्योंकि हमने उसका कंटेक्स्ट देखा कि वो नंबर के कंटेक्स्ट में आया है, इसलिए हमने उसको 13 पढ़ा। लेकिन जब हम उसको करीब से देखते हैं तो वो हम उसको कैपिटल बी समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसकी एक और एग्जांपल रह गई थी। 3 एग्जांपल आपको देने के लिए कहा है आंसर में। तो थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज यू रिसीव एन इम्पॉर्टेंट लेटर बट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर हैव स्मीयर्ड पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। ए फ्यू लेटर इन डिफरेंट वर्ड्स आर नॉट जस्ट स्मजेस, येट यू आर स्टिल एबल टू रीड द लेटर इन इट्स इंटायरली यूजिंग टॉप डाउन प्रोसेसिंग। देखिए, आपके सामने कोई वर्ड आया है, कोई पेपर आपके सामने रखा है और आपको वो पढ़ना है, लेकिन अभी उस पर पानी के कतरे गिर गए हैं, तो थोड़े से अल्फाज फैल गए हैं, वो आपको वो अल्फ़ाबेट्स आपको समझ में नहीं आ रहे, लेकिन आसपास के अल्फ़ाबेट समझ में आ रहे, तो आप उससे वो पूरा वर्ड पढ़ सकते हो। बिल्कुल पढ़ सकते हैं। क्यों? ये होता है टॉप डाउन प्रोसेसिंग के ज़रिए कि हम उसके कंटेक्स्ट में, हम उसके आसपास का देख कर हमारी जनरल नॉलेज से हम उसको रीड कर सकते हैं, हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यू यूज़ द कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ड्स एंड सेंटेंसेज इन विच द स्मजेस अपीयर एंड योर नॉलेज ऑफ रीडिंग टू कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग ऑफ द लेटर्स मैसेज। हम कंटेक्स्ट यूज़ करेंगे सबसे पहले तो कि वो वर्ड किस कंटेक्स्ट में आया है। अगर उसमें से कोई अल्फ़ाबेट स्मज हो भी गया है तो भी वो वर्ड किस कंटेक्स्ट में आया है, सेंटेंस किस कंटेक्स्ट में आया है, और हम वो जो फैल गया है अल्फ़ाबेट, हम उसको भी पढ़ पाएंगे। और अगर वर्ड भी फैल गया, पूरे सेंटेंस में कोई एक वर्ड मिसिंग है, तो हम समझ पाएंगे कि ये क्या है। ये पिक्चर आपको दिख रही होगी LO, और वो जो एक वर्ड, एक अल्फ़ाबेट जो उसमें है वो क्लियर नहीं है, वो झुका हुआ है। तो क्या होगा वो आपके हिसाब से? आप उसे क्या परसीव करेंगे? ऐसा तो कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता, जैसा O के बाद में जो लिखा है, जो फिगर बना है, ऐसा तो कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता। तो आप लेकिन आप ये पूरे वर्ड को पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे? LO, वो स्मज वर्ड अल्फ़ाबेट, और उसके बाद में E, ये सब मिला के आप इसको क्या पढ़ पाते हैं? इफ़ यू टेक ए लुक एट द इमेज अबव यू विल सी ए वर्ड विथ 1 लेटर नॉक डाउन। अगर हम ये इमेज को देखते हैं तो देखते हैं कि उसमें से जो एक अल्फ़ाबेट है, एक जो लेटर है, वो गिरा हुआ है। येट यू आर स्टिल एबल टू क्विकली रिकॉग्नाइज द वर्ड एज लव। लेकिन हम इसको लव पढ़ लेंगे ईजीली, फ़ौरन ही हम देखें। वो भले से एक अल्फ़ाबेट उसमें नीचे गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसको फ़ौरन ही देखते से हम उसको लव पढ़ेंगे। वी डोंट हैव टू केयरफुली एग्जामिन द शेप ऑफ द नॉक डाउन लेटर टू डू दिस। हमको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जो अल्फ़ाबेट नीचे गिरा हुआ है हम उसको एग्ज़ामिन करें, हम उसको समझने की कोशिश करें कि ये एक्चुअली क्या होगा। हमको उसको एग्ज़ामिन करने की, समझने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वहाँ पे मिसिंग भी रहता तभी भी हम समझ जाते कि वहाँ पे वी होगा, हम उसको लव पढ़ लेते हैं। तो क्यों होता है? द कंटेक्स्ट ऑफ द एडिशनल 3 लेटर्स स्पेलिंग आउट द वर्ड इज़ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर रीडिंग। क्योंकि वो LOE के कंटेक्स्ट में आया है। जो बचे हुए 3 लेटर है, जब हम उसको वो कंटेक्स्ट को हम समझ पाते हैं तो हम और अगर उसको समझना ज़रूरी है, तब हम वो अल्फ़ाबेट को पढ़ पाते हैं। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल के ज़रिए आपको टॉप डाउन प्रोसेसिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम व्हाट इज़ मीन्ड बाय थिंकिंग। थिंकिंग यानी क्या होता है? Thinking is the mental activity that uses various cognitive elements and processes that involve manipulation of information, problem solving, reasoning as well as decision making. थिंकिंग एक बहुत ही ब्रॉड कॉग्निटिव प्रोसेस है, जिसमें एक ऐसी मेंटल एक्टिविटी जिसमें बहुत सारे कॉग्निटिव एलिमेंट और प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस मेंटल एक्टिविटी में आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 2 प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग। वैसे तो काफ़ी सारे प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग है, लेकिन ये क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा भी जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है और बहुत साइकोलॉजी इसके ऊपर बेस्ड है, इसलिए मैंने ये 2 एग्जाम्पल लिए हैं। हालांकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको समझ आ जाएगा।
और मेरा ऐसा ख़्याल है कि आपको इसी को पढ़ना चाहिए ताकि आपको फिर बाद में आसानी हो और दूसरी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएँ। ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंस देना भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप जो दूसरे प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग हैं आप वो भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस है। तो देखते हैं, फर्स्ट वन है लर्निंग बाय क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग पेवलो ने दिया था। इनका ऐसे मानना है कि जो लर्निंग है वो हैबिट फॉर्मेशन है एसोसिएशन एंड सब्स्टिट्यूशन के बेस्ड पे। आंसर मैं एक बार रीड कर लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। The theory of conditioning as advocated by Pavlov thus considers learning as a habit formation and is based on the principle of association and substitution, which is simply a stimulus response type of learning where is perfect association between the types of stimuli presented together. ये जो इनका ऐसा मानना है कि लर्निंग एक्चुअली कंडीशनिंग के ज़रिए तय पाती है, जिसमें एसोसिएशन एंड सब्स्टिट्यूशन होता है स्टिमुलस का, नेचुरल स्टिमुलस और आर्टिफिशियल स्टिमुलस। ये दोनों जो नेचुरल स्टिमुलस है इसको बाद में आर्टिफिशियल स्टिमुलस के ज़रिए रिप्लेस किया जाता है, और जो रिस्पॉन्स इवोक होता है ये कंडीशनिंग के ज़रिए होता है। ये जो और बाद में फिर आप आर्टिफिशियल स्टिमुलस के ज़रिए नेचुरल रिस्पॉन्स को भी इवोक कर पाते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट एसोसिएशन होता है, जो दो स्टिमुलस एक साथ प्रेजेंट किए जाते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल स्टिमुलस, और उसमें ये होता है फिर कि कुछ वक्त के बाद में नेचुरल स्टिमुलस आर्टिफिशियल स्टिमुलस के ज़रिए सब्स्टिट्यूट होता है, उसकी जगह लेता है, और फिर आर्टिफिशियल स्टिमुलस के ज़रिए भी नेचुरल रिस्पॉन्स इवोक होता है। जो इसके एग्जांपल हम देखते हैं, एन इंडिविजुअल हु हेट्स ए पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट में बी मेड टू सीक प्लेजर इन इट्स कंपनी बाय क्लासिकल कंडीशनिंग। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ये इतना यूज़फुल है डे टू डे लाइफ में। लव, फियर, हेट, ये सारे रिस्पॉन्सेस के लिए हम इसको इनकलकेट करने के लिए या हटाने के लिए हम ये कंडीशनिंग का इस्तेमाल करते हैं। साइकोलॉजिस्ट ही कंडीशनिंग का इस्तेमाल करते हैं अपने क्लाइंट पर, और इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो अगर कोई इंसान किसी पर्टिकुलर इंसान से नफ़रत करता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ से नफ़रत करता है, या बच्चे अगर कोई चीज़ को बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप क्लासिकल कंडीशनिंग के ज़रिए उनको वो चीज़ या वो इंसान पसंद करवा सकते हो। ये प्रोसीजर कैसे होता है, हम जब आप वो लेसन की चैप्टर की वीडियो में आप वो देखिए, वहाँ पर काफ़ी डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि एक्चुअली क्लासिकल कंडीशनिंग कैसे होती है, पूरा प्रोसीजर कैसे होता है। सेकेंड इसमें लर्निंग बाय ऑपरेंट कंडीशनिंग अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट स्किनर ने दिया था। उनका ऐसा मानना है कि ऐसे बहुत से बिहेवियर होते हैं जो हम पॉजिटिव सीक्वेंसेस हासिल करने के लिए करते हैं। हमारे जो रिस्पॉन्सेज आते हैं वो एक्चुअली उसके रिज़ल्ट्स को देखते हुए उसका रिज़ल्ट हमारे माइंड में होता है। पॉजिटिव आइदर नेगेटिव दोनों ही तरीके से हो सकता है कि आप उसके रिज़ल्ट के लिए आप वो रिस्पॉन्स करते हो। उनका ऐसा कहना है कि जो बिहेवियर होता है, किसी इंसान का जो बिहेवियर होता है वो उसके कंसिक्वेंसेस के ज़रिए शेप होता है और मेंटेन किया जाता है। आप किसी तरीके से, जैसे आप ये पढ़ रहे हैं, आप मेरी बात को अटेंटिव होके सुन रहे, तो आपका जो अटेंशन है, आपका ये अटेंशन है, ये कंसिक्वेंसेस से डिसाइडेड है। आपके माइंड में ये है कि अगर आप अटेंटिव हो के सुनेंगे, अगर आप अटेंटिव हो के इसको समझेंगे, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम का अच्छा स्कोर आपका कंसिक्वेंस है, आपका रिज़ल्ट है। इसलिए आप अभी सारी चीज़ों को छोड़कर इसको अटेंटिव होकर सुन रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पूरा ऑपरेशन होता है, ये जो पूरा ऑर्गेनिज़म होता है, रिज़ल्ट आपके बिहेवियर का, ये इसके रिज़ल्ट के ज़रिए ही मेंटेन किया जाता है। द अकरेंस ऑफ सच बिहेवियर एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट प्लेज द पार्ट इन लर्निंग सच बिहेवियर वॉज नेम्ड बाय हिम एज ऑपरेंट कंडीशनिंग। और ये सारे जो प्रोसीजर होता है, अब बिहेवियर का अकर होना और जो लर्निंग का जो पार्ट है, ये सारा सब मिला के इन्होंने इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम दिया है। मैं एक बार रीड भी कर लेती हूँ।
Learning by an operant conditioning was explained by an American psychologist Burroughs Frederick Skinner. According to him, certain behaviors may be learned to gain positive consequences. Similarly, he also demonstrated that certain behaviors may be learned to avoid negative consequences. He concluded that behavior is shaped and maintained by its consequences. It is operated by the organism and maintained by its results. The occurrence of such behavior and the process of learning that plays a part in learning such behavior was named by him as operant conditioning. देखिए आपकी बुक में जो पोर्शन दिया है वो बहुत ही शॉर्ट है, इन्होंने काफ़ी ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया है और लेकिन जब आप मेरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी और आप उसको समझ पाएंगे। आंसर में उतना बता पाना मुमकिन नहीं है। आप जब वैसे भी आप आंसर में ये सारी चीज़ें जब तक नहीं समझ पाते, जब तक कि आप चैप्टर थ्रू नहीं जाते हो, तो प्लीज़ आप वो वाली वीडियो भी देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। आंसर को अगर आपको तभी भी नहीं समझ आता है तो फिर से पूछिए, मैं आपको बताऊंगी।